ससुराल में जाने के बाद बहुओं को हर छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना। जैसे उनके कपड़ों का, उनके बर्ताव का, उनकी स्वभाव का और उनके चरित्र का भी, क्योंकि बहू की गरिमा इन सब से ही होती है। हर परिवार चाहता है कि उसे एक चारित्रवान बहू मिले और इसकी खोज में थी हमारी सविता जी, जिनके छोटे बेटे के लिए उन्हें बिल्कुल सीता जैसी बहू चाहिए थी। अरे सविता जी, आपको कितने रिश्ते दिखाए मैंने, आपको कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती? अरे कमला बहन जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं चाहिए अपने बेटे के लिए। ऐसी वैसी से क्या मतलब है आपका बहन जी? जितने भी रिश्ते आपने रमन के लिए बताए हैं वो सारी लड़कियां सही नहीं थी। हर किसी का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड था ही। मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अरे बहन जी, आजकल तो ये आम बात हो गई है। शादी से पहले तो हर कोई लड़की के बॉयफ्रेंड होते ही है, शादी के बाद हर लड़की सुधर जाती है। फिर आप क्यों इतना सोच रही हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी लड़की अपने बेटे के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। आप तो मेरे लिए बस सीता जैसी लड़की ढूंढ के दीजिए, जो चरित्र में, स्वभाव में, सब में कोमल हो। अरे माँ जी, आजकल ऐसी लड़कियाँ मिलती कहाँ हैं? इसका मतलब आपकी बड़ी बहू भी ऐसी नहीं है क्या बहन जी? अरे ऐसा नहीं है। आप मेरी बड़ी बहू की बात छोड़िए, आप वो सुनिए जो मैं अभी आपसे कह रही हूँ कि मुझे रमन के लिए बिल्कुल सीता जैसी बहू चाहिए। हाँ हाँ, मैं तो जैसे कैकई हूँ ना आपके लिए। पता नहीं मेरी सास को मैं आज तक पसंद क्यों नहीं आई। मेरा स्वभाव इतना भी बुरा नहीं है। नहीं, पर इन्हें तो सीता जैसी बहू चाहिए। मैं अभी देखती हूँ कैसे मिलती है इन्हें सीता जैसी बहू। अरे बड़ी बहू, तुम खड़े खड़े क्या सोच रही हो? मन में मुझे गालियाँ दे रही होगी और क्या। क्या? अरे कुछ नहीं। बड़ी बहू तू जा, कमला बहन जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ, ठीक है? जी अभी लाती हूँ। कमला ने रमन के लिए बहुत सारे रिश्ते भेजे थे, लेकिन सविता को तो इनमें से कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। अब सविता की पसंद की बहू उसे मिल पाएगी या नहीं, वो तो वक्त ही बता सकता था। क्या हुआ माँ, रमन के लिए कोई लड़की पसंद आई या नहीं आई? अरे नहीं बेटा, अभी कहाँ कोई पसंद आई है। सारी की सारी लड़कियाँ आजकल कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गई है। 1 2 3 बॉयफ्रेंड्स रखना, गुस्सा करना, चुगली करना, जैसा उनके लिए आम सी बात हो गई है। माँ, मेरे ऑफिस में 1 2 लड़कियाँ हैं, तुम कहो तो मैं उनसे बात करूँ? अरे नहीं नहीं, रहने दे। तो उन्हें बड़ी बहू को भी वहीं से पसंद किया था। रहने दे। वो तो तुम्हारी बात सही है माँ। तो मुझ में बुराई क्या है, हाँ, जो आप ऐसा कह रहे हैं? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं बड़ी बहू। तू तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल गुणवान है, छल कपट से परे। आपको बड़ी खांसी आ रही है। अरे अब तुम्हारे सामने मैं खांस भी नहीं सकता क्या? माँ, आपको जैसी लड़की ढूंढनी हो मेरे लिए आप ढूंढ सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं जानती हूँ बेटा, तू मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करता है, इसीलिए तो मैं तेरे लिए बहुत गुणवान लड़की ढूंढना चाहती हूँ, जो इस घर का मान और बढ़ा दे। हाँ रमन, सही है, माँ की पसंद से ही शादी करना, बहुत खुश रहेगा। आपका क्या मतलब है? आप मुझसे शादी करके बहुत दुखी है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है बड़ी बहू, चलो आप खाना खा लो साहब। माफ़ कीजिएगा, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसी लड़की ढूंढ रही है ना, ऐसी लड़की मिलना नामुमकिन है बिल्कुल भी। आप इंतज़ार करती रह जाएंगी। अगर कोशिश करो तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो फिर ये तो लड़की है। मैं अपने रमन के लिए ऐसी गुणवान लड़की ढूंढ कर ही रहूँगी। हाँ, मैं भी देखती हूँ कैसे मिलती है आपको आपकी पसंद की गुणवान लड़की। सविता को विश्वास था कि वो ऐसी लड़की ढूंढ लेगी और इसी आस में अब वो रोज़ मंदिर भी जाने लगी थी। हे भगवान, अब और कितना इंतज़ार करवाएगा। मेरी पसंद की बहू अब भेज दो ना। अरे सविता जी, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई। मुझे ना आपको एक लड़की को दिखाना था यहाँ। अच्छा, यहाँ मंदिर में? हाँ, मंदिर में। वो रोज़ ना बहुत सुंदर भजन गाती है। अभी आप रुकिए, थोड़ी देर में बस आती होगी। ये लीजिए, नाम लिया और आ गई। इसका नाम वैदेही है। अरे ये तो बहुत सुंदर लग रही है। जितनी सुंदर है उतनी सुशील भी। यहाँ मंदिर में भजन भी गाती है और घर का पूरा काम भी जानती है। अच्छा, तो आप इसे कैसे जानती हैं?
अरे कुछ दिन पहले ही इसके पिताजी ने मुझे इसके लिए रिश्ता देखने को कहा था। मैं जब इसके घर गई तो इसके संस्कार देखकर मुझे आपकी याद आ गई। ये ना आपकी पसंद की लड़की है बिल्कुल। अरे ये तो बहुत सुंदर गा भी रही है सच में। इसके चरित्र के बारे में पता किया आपने? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? अरे मैंने पूरी जांच की है, आसपास वालों से भी पूछा है। सबका कहना है कि ये बहुत अच्छी लड़की है। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की, आज इसके पिताजी से हम रिश्ते की बात करते हैं। रमन और वैदेही, इनके तो नाम भी राम और सीता की तरह है। आखिरकार सविता को अपनी पसंद की बहू मिल ही गई। अब तो वो जैसे सातवें आसमान पर थी। अब तो उसने बिना देर किए रमन और वैदेही की शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अरे बहन जी, आपको भी सहपरिवार आना है, ठीक है? कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे रमन और वैदेही को आकर ज़रूर आशीर्वाद दीजिएगा। खुश तो ऐसे हो रही हैं जैसे खुद की शादी हो। जब से ये वैदेही इन्हें मिली है, मेरी सास को जैसे स्वर्ग मिल गया है। जाने दो, मुझे क्या इससे। सारी लड़कियां एक जैसी होती है। आने के बाद मेरी सास को भी पता लग ही जाएगा। अरे कविता बहू, अब मन में सुकड़ना बंद कर, चल शादी की तैयारियों में लग जा। हाँ हाँ, बस काम ही तो कर रही थी मैं। सविता ने रमन और वैदेही की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाई और वैदेही का स्वागत भी बड़े जश्न के साथ किया। छोटी बहू, ये ले मेरी तरफ से तेरे लिए तोहफा। अरे माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत है? मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। मैं जानती हूँ बहू, तुझे इन सब की लालसा नहीं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तू ये हार पहने। ये तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। अब आपकी इच्छा मैं कैसे टाल सकती हूँ माँ जी? माँ, आखिर तुम्हें तुम्हारी पसंद की बहू मिल ही गई। अब तो खुश हो ना? अरे मैं तो इतनी खुश हूँ कि सातवें आसमान पर पहुँच गई हूँ। संभल के माँ जी, कहीं आप सातवें आसमान से नीचे ना गिर जाए झटके से। तो उसकी चिंता मत कर बड़ी बहू, मैं नहीं गिरूंगी। चलो अब तुम दोनों भी आराम कर लो, थक गए होंगे। सविता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वैदेही भी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपने नए ससुराल में सबका दिल जीत सके। आइए, सब खाना लग गया है। आज मैंने सबके लिए हलवा पूरी बनाया है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। अरे तुम तो हम सबकी आदत ही खराब कर डालोगी अच्छा अच्छा खाना खिला के। आखिर बहू किसकी है? अरे किसकी चिट्ठी है? किसी वैदेही के नाम पे है। मैं ले लेती हूँ चिट्ठी। अभी परसों ही तुम्हारे नाम पर एक चिट्ठी आई थी ना? तुम्हारे माता पिता इतना याद करते हैं क्या तुम्हें? हाँ, उन्हें मेरी बहुत याद आती रहती है, इसलिए मैं ये चिट्ठी अंदर रख कर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। 3 दिन में 2 चिट्ठियाँ? कौन लिखता है अपनी बेटी को? अरे जिनकी बेटियां अच्छी होती हैं ना, उनके माता पिता लिखते हैं कविता, तुम नहीं समझोगी। आप तो चुप ही कीजिए, समझे? जब देखो मेरा मजाक बनाते रहते हैं। अरे वैदेही, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ, सब ठीक है माँ जी। आप खाइए ना हलवा पूरी। ऐसा क्यों लग रहा है कि तू बहुत घबराई हुई है? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी आती हूँ। चिट्ठी आने के बाद वैदेही का बर्ताव बिल्कुल बदला हुआ सा था, जो कविता को परेशान कर रहा था। लेकिन सविता ने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर ये क्या, अगले दिन वैदेही के नाम से एक और चिट्ठी। अरे आज फिर से चिट्ठी आई है वैदेही? हाँ माँ जी, वो बस यूं ही। तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ जी, सब ठीक है। फिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी जा रही हो। नहीं तो भाभी, मैं कहाँ घबरा रही हूँ। हाँ वैदेही बहू, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हारे चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ है। नहीं नहीं माँ जी, ये तो बस मेरे काका काकी की चिट्ठी है, मैं अंदर रख कर आती हूँ। अजीब बात है, आजकल मोबाइल के ज़माने में सब लोग इससे चिट्ठी लिखते रहते हैं, और ये इतना घबरा क्यों जाती है चिट्ठी देखते ही? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है माँ जी? वैसे वैदेही लगती तो नहीं कि कोई गड़बड़ कर दे, पर क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मायके से चिट्ठी आती है तो लड़कियां इमोशनल हो ही जाती है। ऐसा ही होगा, मुझे क्या। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि वैदेही जब भी उसकी चिट्ठी आती है तो अजीब सा बर्ताव करती है, जैसे कुछ छुपा रही हो। पर ये भी सही है, वो वैसी लड़की है नहीं। चलो
माँ चलिए अपने कमरे में, आप भी आराम कर लीजिए माँ जी। परेशानी की तो कोई बात है नहीं। हाँ, सविता बाहर से तो कह रही थी कि उसे वैदेही पर पूरा भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उसे भी वैदेही का बर्ताव अजीब तो लग रहा था। वैदेही, ये पोस्टमैन फिर से तुम्हारे लिए चिट्ठी देकर गया है। क्या बात है, हर दूसरे दिन तुम्हारे लिए कोई ना कोई चिट्ठी आ जाती है। लगता है सबकी चहीती हो वैदेही। हाँ भाभी, बस यही समझ लीजिए। वैदेही, ये रोज़ रोज़ तुम्हें चिट्ठी कौन लिख रहा है? कुछ परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी सहेली ने चिट्ठी लिखी है। अरे वाह, कभी माता पिता, कभी काका काकी, कभी सहेलियाँ, सब लोग तुम्हें चिट्ठी लिख रहे हैं वैदेही। लगता है तुम्हारे बहुत सारे चाहने वाले हैं। क्यों माँ जी, मैं सही कह रही हूँ ना? तुम्हारी ऐसी कौन सी सहेलियाँ हैं वैदेही, उनको तुम्हारी इतनी ही याद आ रही है तो उन्हें घर पर बुला लो। हाँ हाँ, घर पे बुला लो ना। तुम्हारे चाहने वालों को हम भी तो देखे वैदेही कि उन्हें तुम्हारी इतनी याद क्यों आती है। ज़रूर बहुत गहरा रिश्ता होगा माँ जी, तभी तो हर दूसरे दिन चिट्ठी लिखते रहते हैं वैदेही को। एक काम करो, बुला ही लो आज उन्हें। नहीं माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत है, उन्हें मुझे चिट्ठी लिखना पसंद है, यूं ही बस शरारत करती रहती है। अरे इतनी शरारत करना भी सही नहीं है बहू। कभी कभी आपकी छोटी सी गलती भी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ ऐसी चिट्ठियाँ भेजना क्या शोभा देता है? सॉरी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी इस बात का। ध्यान तो लगता है अब माँ जी को भी रखना पड़ेगा। क्यों माँ जी? एक काम करो, लाओ ये चिट्ठी मुझे दो, मैं भी देखूँ तुम्हारी सहेलियाँ क्या मजाक करती है तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, लाओ लाओ, हम भी पढ़ के देखते हैं ये ऐसा क्या है इस चिट्ठी में। नहीं माँ जी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसे अंदर रख कर आती हूँ, आप परेशान मत होइए। माँ जी देखिए, मैं आपको भड़काना नहीं चाहती, लेकिन सच में वैदेही की हरकतें कुछ सही नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि वो हम सबसे कुछ छुपा रही है। मैं जानती हूँ, अब मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो जल्दी ही हमें सब कुछ बता देगी, सच सच। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहे, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगी। कविता और सविता दोनों को अब वैदेही पर शक होने लगा था, लेकिन वैदेही सच बता नहीं रही थी कि आखिर उसे कौन चिट्ठी लिखता है। और इस बार तो उसने चुपके से चिट्ठी ली और बिना किसी को बताए अपने कमरे में रख कर आई। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, वैदेही के लिए एक और चिट्ठी आई है। देखिए, इसीलिए तो मैं आपको छत पे ले आई। ये देखिए कैसे वो चुपके से चिट्ठी लिए जा रही है, वो भी बिना किसी को बताए। वैदेही के मन में आखिर चल क्या रहा है? आखिर ऐसा कौन है जो उसे इतनी सारी चिट्ठियाँ लिख रहा है? माँ जी, अब बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम खुद ही उन चिट्ठियों को पढ़ लें। मुझे तो नहीं लगता कि वैदेही कभी भी हमें उन चिट्ठियों के बारे में बताएगी। क्या ये करना सही होगा कविता? अरे माँ जी, आप रमन के बारे में सोचिए। अरे उसे ऐसा कुछ पता चल गया तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि हम ही इस मामले को जानकर सुलझा लें। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रही है बड़ी बहू, हमें ही इस मामले की तह तक जाना होगा। ठीक है माँ जी, वैदेही शाम को जब मंदिर जाएगी तब हम उसके कमरे में जाकर उन चिट्ठियों को देख लेंगे कि आखिर उनमें लिखा क्या है। कविता और सविता शाम को वैदेही के जाने के बाद उसके कमरे में छानबीन करने जाती है। कहाँ रखी है चिट्ठियाँ? अरे अच्छे से ढूंढना, यहीं कहीं होगी। हाँ हाँ, मैं देख तो रही हूँ माँ जी। बड़ी बहू देख, ये रही चिट्ठियाँ। हाँ, आप खोलकर पढ़िए ना, क्या लिखा है इनमें। हे भगवान जी, ये क्या लिखा है इसमें? क्या हुआ माँ जी, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि मैं तुम्हारी याद में तड़प रहा हूँ, तुम्हारी शादी के बाद भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हे भगवान, वैदेही बहू से मुझे ये आशा ना थी। अरे ये कैसे हो सकता है माँ जी, वैदेही तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। फिर ये सब? अरे तभी तो वो चिट्ठियाँ हमसे छुपाया करती थी, उसका आशिक ये सब लिखता है उसे। मैंने कितने अरमानों से उसे अपनी बहू बनाया था, मुझे तो वो सीता जैसी लगती थी, लेकिन आज ये सब पढ़ने के बाद मुझे नफरत हो गई है। अरे नहीं माँ जी, अब परेशान मत होइए, हम वैदेही से इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। अरे कुछ गलतफहमी हो गई होगी शायद। नहीं बड़ी बहू, कोई गलतफहमी नहीं है, अब सारी सच्चाई सामने आ गई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए माँ जी? हम वैदेही से बात करें इस बारे में? नहीं,
अब वैदेही को सबके सामने अपने कर्मों का सच बताना होगा। मैं रात को सबके सामने उसका सच सबके सामने लाऊंगी। सविता का मन बहुत टूट चुका था। उसने रात को पंकज और रमन के आने के बाद सबको आंगन में बुलाया। क्या हुआ माँ, कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं दवाई लेकर आऊँ आपके लिए? मेरी बीमारी की वजह तुम ही हो वैदेही। मैंने क्या किया माँ जी? ये रही वो चिट्ठियाँ, तुम्हारी चरित्रहीनता का सबूत। ये चिट्ठियाँ आपको कहाँ? क्यों, अब जुबान नहीं खुल रही तुम्हारी? तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली छोटी बहू। माँ जी प्लीज़ मुझे मौका दीजिए अपनी बात रखने का। बस कुछ नहीं सुनना मुझे अब। तुम्हारा यूं इस तरह चिट्ठियों को छुपाना तुम्हारे चरित्र को दर्शाता है। नहीं माँ जी, जैसा आप कह रही है वैसा नहीं है, मैं आपको बताने ही वाली थी। इसीलिए तुम अपने आशिक की चिट्ठियाँ छुपा रही थी? यह देख रमन इसकी करतूत। ये सब क्या है वैदेही? मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, सच में ये चिट्ठियाँ वो। अब ये वो इन सब से कुछ नहीं होगा। तुमने हम सबका भरोसा तोड़ा है। भरोसा तो टूटा है माँ, लेकिन ये भरोसा वैदेही ने नहीं, कविता ने तोड़ा है। कविता ने? माँ ये लिखावट देखो, ये किसी और की नहीं बल्कि कविता की लिखावट है। मैं इस लिखावट को अच्छे से जानता हूँ। अब ये मत कहना कि ये तुमने नहीं लिखे, समझी? क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम्हारी लिखावट है। वो मुझे जलन होने लगी थी कि वैदेही को माँ जी से इतना प्यार मिल रहा है, इसलिए मैंने ये चिट्ठियाँ भेजना शुरू कर दिया था। और मैं डर गई थी कि आप सब मेरा विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। बड़ी बहू, ये क्या किया तुमने? मैंने सीता जैसी अपनी बहू पर इतने सारे आरोप लगा दिए। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैंने जलन में आकर पता नहीं क्या कर डाला। वैदेही, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, प्लीज़ मुझे सजा दो। भाभी आप मुझसे बड़ी हैं, मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि किसी भी लड़की के चरित्र पर कभी भी इस तरह कीचड़ उछालना नहीं चाहिए। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। मुझे माफ़ कर दो वैदेही, माँ जी सच्ची कहती थी। वैदेही सच में सीता जैसी है। वैदेही, तुम्हारा स्वभाव भी बिल्कुल कोमल और शीतल है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं भी माँ जी आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी कि मैंने आपको इन सब के बारे में नहीं बताया। नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो, गलती तो मेरी है। मैंने ही अपनी पसंद का विश्वास नहीं किया। चलो अब माफ़ी बहुत हो गई। अब कविता, तुम्हारी सज़ा यह है कि आज से 1 महीने तक तुम कुछ नहीं बोलोगी, बस चिट्ठियों में बात करोगी। क्या? हाँ, यही है तेरी सज़ा। ना कुछ बोलेगी, ना ही मेरा सर दर्द होगा। काहे का ससुराल विक्रम, काहे का ससुराल? शादी के बाद 1 सेकंड के लिए भी मुझे नहीं लगा कि मैं अपने ससुराल में हूँ। लगता भी कैसे, तुम अपने ससुराल में रही कहाँ हो? फेरे होते ही मैं तुम्हें बेंगलोर ले आया था। वही तो 2 साल हो गए विक्रम, मुझे ससुराल का फील लेना है। बुला लो ना मम्मी जी को। अरे जब तक सास बहू दूर रहती है ना तो प्यार बरकरार रहता है। जैसे ही दोनों साथ होती हैं एक दूसरे को काटने दौड़ती हैं, तो दूरी ही भली। परिवार में शांति तो रखनी है। होली दिवाली जाओ और रिश्ते निभाओ। मतलब मम्मी मुझे काटना चाहेंगी? अभी रुको, मम्मी को सब फोन करके बताती हूँ। और आकांक्षा अपनी सास को वीडियो कॉल लगाती है। देखिए ना मम्मी जी अपनी बेटी को, कहता है हम दोनों बिल्ली हैं, मेरे साथ रहकर आप मुझे काटने दौड़ोगी। अरे इस जाहिल को बोलने देना तू। विक्रम के मुंह में बस बोली ही है। जब देखो हम सास बहू के बीच में झगड़ा लगाने पर तुला रहता है। तू अपना मूड क्यों खराब करती है बहू? आराम से फेस पैक लगाकर सो जा। कितना प्यार करती हैं आप मम्मी जी मुझे तो आपके साथ ही रहना है। प्लीज आप यहाँ आ जाओ ना। अरे मैं भी तो यही चाहती हूँ बेटा, पर तेरे पापा जी को इस उम्र में अकेला छोड़कर मैं आऊँ कैसे? और विक्रम भी ना अकेले रहने को राजी नहीं होता। और इस तरह हमेशा मनीषा और उसकी बहू आकांक्षा मोबाइल फोन पर ही लगी रहती। अगली सुबह आकांक्षा जब विक्रम के ऑफिस के लिए उसका टिफिन पैक कर रही थी, उसके फोन पर उसकी सास का कॉल आता है। अच्छा बहू, टिफिन पैक कर रही है? क्या बनाया है तूने खाने में? पोहे बनाए हैं मम्मी जी, जल्दी बन जाते हैं ना, इनको आज जल्दी ऑफिस निकलना था।
बता, पोहे बनाए हैं, मेरा भी बड़ा मन करता है। काश मैं बैठी रहती और कोई मुझे गर्मा गर्म खाना परोसता, पर मेरी किस्मत में ये कहा, शादी होते ही तू तो बेंगलुरु चली गई। सास होने का सुख तो मुझे मिल ही नहीं पाया। और मुझे बहू होने का। मम्मी जी, कैसे भी करके आप एक बार यहाँ आ जाओ ना, फिर सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों के लिए ही सही। अच्छा बेटा, 1 मिनट रुक, तेरी ननद का फोन आ रहा है। और इत्तेफाकन प्रिया अपने बच्चों के साथ अपनी माँ के घर आ रही थी। बच्चों की तो गर्मी की छुट्टी हो गई है मम्मी, तो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तू आ रही है बेटा, फिर तो मुझे किसी बात की टेंशन नहीं। तू बेटा आ जा और मेरे पीछे से अपने पापा के खाने का ख्याल रख लेना, फिर मैं भी बेंगलुरु निकल जाऊंगी। तुझसे तो मैं आए दिन मिल लेती हूँ, पर बेचारी आकांक्षा से तो मिलना होता ही नहीं। तू ना मेरी टिकट करवा देना। ठीक है मम्मा, आप टेंशन ना लो। और इतने दिनों से आकांक्षा और मनीषा जो चाह रही थी वो हो ही जाता है। संडे की सुबह आराम से 10 बजे तक दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में सो रहे होते हैं कि दरवाजे की घंटी बजती है। जाकर दरवाजा खोलो ना विक्रम, लगता है काम वाली बाई आई है। और नींद में विक्रम जैसे ही जाकर दरवाजा खोलता है, सामने अपनी मम्मी को पाता है। मम्मी आप अकेले आ गई? अरे मुझे बताया होता, मैं आपको स्टेशन लेने आ जाता। फ्लाइट से आई हूँ मैं, अब हट पड़े, मुझे मेरी बहू से मिलने दे। और मनीषा आकांक्षा को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि आकांक्षा आराम से सो रही है। अभी तक सो रही है बहू? अरे ब्रो, दरवाजा बंद करो ना यार। ब्रो, बहू मैं हूँ। अपनी सास की आवाज सुनते ही आकांक्षा तो ऐसे घबरा जाती है मानो उसने किसी भूत को देख लिया हो, और वो बिस्तर से छलांग लगाकर सीधा अपनी सास के चरणों में गिर जाती है। ये सब देखकर रोहित को जरा शांति मिलती है। मैं बेकार में ही टेंशन ले रहा था, ये दोनों की तो सच में लगता है बड़ी पटेगी। चलो अच्छा है। तो मम्मी, आज नाश्ता कौन बना रहा है? कोई बात नहीं है बेटा, हम दोनों मिलकर बना लेंगे। क्या बहू? और आकांक्षा और मनीषा दोनों मिलकर किचन में चली जाती हैं और नाश्ता तैयार करके लेकर आती हैं। तीनों साथ में बैठकर खाना शुरू करते हैं कि मनीषा कहती है, खाने में नमक जरा कम लग रहा है नहीं? बेटा जा तू, आकांक्षा जरा नमक लेकर आना तो। जी मम्मी जी, अभी आई। और जैसे ही आकांक्षा अंदर रसोई में जाती है, मनीषा फुसफुसाती हुई अपने बेटे से कहती है, ये क्या बात हुई बेटा? अगर मैंने बहू को रसोई में मदद करने की बात कह भी दी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इतनी दूर से ट्रेवल करके आई सास को बहू रसोई में भेज देगी। अपनी अकल है कि नहीं? और ये सब क्या है बेटा? 10 बजे तक कौन सी बहू सोती है? तू मना क्यों नहीं करता? किसी अच्छे घर की लड़कियों की ये हरकत होती है क्या? तभी नमक लेकर रसोई से आकांक्षा टेबल पर आती है और अपनी सास से कहती है, नमक लाने गई और पराठे लाना भूल गई। मम्मी जी जरा पराठे ले आइएगा। अभी लाई बेटा। जैसे ही मनीषा रसोई में जाती है, आकांक्षा फुसफुसाते हुए रोहित से कहती है, बाप रे बाप, सब्जी में ये मत डालो, सब्जी में वो मत डालो। थक गई यार मैं रोहित, अभी मम्मी को आए 2 घंटे नहीं हुए और इतना काम का प्रेशर आ गया बेबी मुझ पर। अगर वो यहाँ रहेगी तो न जाने मेरा क्या होगा। आकांक्षा के ससुराल में उसकी सास को आए घंटे भर नहीं हुआ था और दोनों सास बहू अपने अपने अवतार में आ गई थी। कुछ देर बाद रोहित अपने कमरे में काम कर रहा होता है, तभी मनीषा कॉफी का कप लिए अपने बेटे के पास जाकर बैठती है। कॉफी पी ले, फिर मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी, मैं कोरी कॉफ़ी पीता हूँ, उसी से पेट भर जाता है। 8-10 कप कॉफ़ी काफ़ी है। वही तो, बहू के काम का स्पीड देखकर ही मुझे समझ में आ गया था कि वो मेरे बेटे को क्या ही खिलाती होगी, इसीलिए तो तू सूख कर कांटा हो गया है। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो खा ले बेटा। और इसी तरह दोनों सास बहू में थोड़ी थोड़ी नोक झोंक शुरू हो गई थी। जैसे ही दोपहर के 1 बजे दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजे पर होती है, अगे भाई, बड़ी मेम साहब आयली है। गिनकर तुम 2 लोग हो और इन 2 लोगों में तुमने काम वाली रख रखी है बहू। बाबा रे बाबा, कैसी गवार औरत है ये दीदी। मैं ये हाउस हेल्प है, इधर ना बाई वाई नहीं होता और मैं कोई बर्तन वर्तन नहीं धोती। मैं दीदी का हेल्प करती, बर्तन धोने वाली शाम को आएगी। क्या 2 भाई? ये तो पैसों की बर्बादी हुई बहू। अकेले घर पर कितना काम होता है, आप कैसे समझेंगी मम्मी जी।
पापा जी भी है वहां पर यहाँ पर तो रोहित एक गिलास पानी भी नहीं लेना चाहता, सब मुझ पर रहता है। और क्या था, दोनों सास बहू वहीं झगड़ पड़ती है और रोहित को जिस चीज का डर था वही हो जाता है। अब हर समय या तो रोहित को उसकी माँ उसकी बीवी की चुगली कर रही होती या उसकी बीवी उसकी माँ की, जिसके चक्कर में रोहित परेशान हो चुका था। एक रोज जब वो ऑफिस में काम कर रहा था, उसकी फोन की घंटी बजती है। हाँ मम्मी, मैं समझा लूंगा आकांक्षा को। समझाने की बात नहीं है बेटा, अब सख्ती बरत ले, वरना जिस हिसाब से ये लड़की खर्च करती है ना, तुम लोगों को सड़क पर आने में देर नहीं लगेगी। अपनी माँ को समझाकर जैसे ही रोहित फोन रखता है, तुरंत उसके फोन पर आकांक्षा का कॉल आता है। दिन भर तुम्हारी माँ मेरे आगे पीछे घूमती रहती है रोहित, जब से वो आई है मेरी लाइफ से तो फ्रीडम ही चली गई है। अच्छा रुको, मैं मम्मी से बात करता हूँ। क्या हो गया भाई, जब देखो तेरा फोन बजता ही रहता है, ऐसे में तो काम कैसे करेगा? इन सास बहू की चुगलियों से मैं परेशान हो गया हूँ। तो फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। देखा सुना नहीं, आजमाया हुआ उपाय है। और अगली सुबह जैसे ही मनीषा रोहित के पास जाती है। पति को ब्रो कौन कहता है बेटा? अच्छी बहू के लक्षण है क्या ये? तू ही बता। वही तो मम्मी, कौन बीवी ऐसा कहती है। आज इस लड़की की अकल ठिकाने लगा कर ही रहूंगा मैं। अच्छा नोटिस करवाया तुमने, ये रोज रोज की चिक चिक को आज खत्म ही कर देता हूँ। आने दो उसे मार्केट से, अगर आज पीट पीट कर उसे मायके ना भेज दिया तो मैं भी तुम्हारा बेटा नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा, इतनी बड़ी बात भी नहीं होगी, मैं खुद सलट लूंगी मेरी बहू से। तू तो इतनी सी बात में ही घर तोड़ देगा। मैं ही पागल थी जो बेकार में तुझे बोलने आ गई। तू ना जा, अपना काम कर बेटा। रोहित का ऐसा रिप्लाई सुनकर मनीषा कान पकड़ लेती है, पर इस बात से अनजान शाम को आकांक्षा रोहित के पास जाकर कहती है, काहे का पूजा पाठ, शाम को मम्मी जी मंदिर नहीं जाती, मुझे तो लगता है अपनी सहेलियों के साथ बैठकर मेरी चुगली करती होंगी। क्या मम्मी ऐसा कर रही है? आने दो मम्मी को घर। आज अगर उनका दिमाग ठिकाने लगाकर उन्हें वापस अपने घर ना भेजा ना, तो मेरा नाम भी रोहित नहीं। तुम बेफिक्र रहो आकांक्षा, वो तुम्हें एक शब्द नहीं बोल पाएगी। बुढ़ापे में लगता है सठिया गई है। क्या कुछ भी कह रहे हो तुम? हाँ, पागल हो गए हो क्या? कोई जरूरत नहीं कुछ कहने की, वो मेरी सास है, उनसे क्या कहना क्या नहीं वो मैं समझ लूंगी। चुप रहना बिल्कुल। रोहित का ऐसा जवाब सुनकर आकांक्षा कुछ भी नहीं कह पाती और चुपचाप रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद मनीषा बाजार से आती है और किचन में अपनी बहू की मदद करने जाती है कि 10 मिनट बाद ही दोनों की बहस शुरू हो जाती है, जिसे सुनते ही रोहित पहले ही रसोई में पहुंच जाता है। इसके पहले कि आप दोनों मेरे पास आकर मुझे बताए कि किसकी गलती थी, मैं यहाँ खुद ही आ गया। अब बताइए मम्मी, क्या आपकी बहू की गलती थी या तुम बताओ आकांक्षा, मम्मी की गलती थी क्या? अभी के अभी जिसकी गलती है उसे यहाँ से भेज देता हूँ। हाँ, बड़ा आया हमें ठीक करने वाला। अरे सास बहू तो लड़ने के लिए बने होते हैं, तू क्या बोलेगा? जा चुपचाप बैठ। हाँ बिल्कुल, मम्मी जी सच कह रही हैं, आप चुप रहिए जी। और इसके बाद दोनों रोहित से एक दूसरे की बुराई करना छोड़ देती हैं। शिल्पा के ननद और उसमें काफी उम्र का अंतर था, लेकिन शिल्पा उसके साथ भाभी की तरह ही रहती। ये क्या है, तुम्हारी बहन कितनी छोटी है, स्कूल में पढ़ रही है, मुझे तो लगता है कि इसे भी हम लोगों को ही पालना होगा। तभी माँ आ जाती है। गुड्डो, वो तेरी बहन के स्कूल से फोन आया था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तेरे पापा तो जाएंगे नहीं, तू और बहू ही चले जाना। ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ। शिल्पा कल तैयार रहना, मैं पिक कर लूंगा। मैं पेरेंट्स मीटिंग में? ठीक है ठीक है। सास चली जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, अभी तो अपनी शादी हुई है, मैं कहाँ से 10वीं की लड़की की माँ लगती हूँ? अरे देखो शिल्पा, हम लोग उसके माँ बाप नहीं है, लेकिन बड़े तो है ना। क्या कभी लीली ने तुम्हें पलट कर जवाब दिया या कभी तुमसे ननद जैसा व्यवहार किया? नहीं ना, तो तुम क्यों नहीं उसकी माँ बनने की कोशिश करती? माँ, अरे अभी तो मैं खुद ही बच्ची हूँ, अरे मैं कैसे कर सकती हूँ? कुछ दिन बाद मिनी कहती है एक दिन, माँ मुझे भी भाभी की तरह मेकअप करना है, मेरे लिए भी सामान ले आओ ना। अरे कौन सा तुझे बहुत सारा मेकअप करना है, एक बार ही करना है ना, जा भाभी से ले ले। मिनी भाभी के पास जाती है और वहां जाकर क्या है, मेरे कमरे में क्या करने आई हो? भाभी वो ना मुझे भी मेकअप करना है, तो प्लीज।
अरे फ्री का नहीं है, पता है कितना महंगा मेकअप आता है। बड़ी आई, जब बड़ी हो जाओगी तब लगा लेना मेकअप। अरे बहू कौन सा वो ज्यादा यूज कर लेगी, दे देना। नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं दे सकती, ये खत्म हो जाएगा। वैसे भी बहुत महंगा सामान दिलाया है मेरे पापा ने। अरे तो क्या हो गया, खैर रहने दे। मीना बस अब सारा दिन मेकअप के लिए रोती रहती। तभी सास की एक सहेली आ जाती है। अरे विमला कैसी है, कहाँ है तेरी बहू? उससे थोड़ा काम था। बहू से? उससे क्या काम है? वो क्या है ना, हम लोगों ने कंपनी ज्वाइन की है, मेकअप की सारे सामान है। पहले ज्वाइन करने पर ये छोटा सा मेकअप का बक्सा फ्री मिलेगा सामान के साथ, लेकिन उससे डबल रेट का सामान बेचना पड़ेगा। घर में बैठे सामान बेचो और पैसे भी कमाओ। तभी शिल्पा आ जाती है। शिल्पा, ये नीलम है। इसने एक ब्यूटी मेकअप की कंपनी ज्वाइन की है जो घर पर रहकर महिलाओं को रोजगार देती है। पहली ज्वाइनिंग में ये मेकअप का सामान फ्री मिलेगा, फिर घर बैठे सेल करो और मुनाफा कमाओ। ना ना, मेरे बस की बात नहीं है काम करना, मैं तो आराम करूंगी बस। लेकिन सास जब अपनी बेटी का चेहरा देखती है तो वो नीलम के मेकअप बक्से को घूर रही होती है। ला नीलम, मैं घर से काम करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तू मुझे बदले में ये मेकअप बॉक्स दे दे। नीलम विमला को मेकअप बॉक्स दे देती है, जिसे वो मिनी को दे देती है। अब मिनी मेकअप किट से मेकअप करने लग जाती है। क्या बात है, घर में तो पैसे का पेड़ लगा है, जो छोटी सी बच्ची को मेकअप लेकर दे दिया। फिर एक रोज, भाभी मेरे बाल भी मशीन से सीधे कर दो ना, जैसे आपने किए हैं। भाभी मुझे भी घुमाने ले चलो ना, मेरे सारे दोस्त घूमते हैं। लेकिन फिर एक दिन मिनी के कमरे से रोने की आवाज आती है। भाई भाभी देखो ना, माँ को क्या हो गया है, वो कुछ नहीं बोल रही है। शिल्पा की सास का अचानक से देहांत हो जाता है और मिनी अकेली रह जाती है। पहले जो मिनी हर बात पर जिद किया करती थी वो एडजस्ट करने लगती है। शिल्पा को मिनी के व्यवहार में बदलाव दिखाई देता है। मिनी, खाना लेकर क्यों नहीं जाती ऑफिस? वो भाभी सुबह देर हो जाती है तैयार होने में, पहले माँ ही बना दिया करती थी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं मैनेज करना सीख जाऊं कि सुबह उठकर खाना बनाकर ऑफिस कैसे जाते हैं। शिल्पा को मिनी पर तरस आने लगता है। वो मिनी को खाना बनाकर देने लगती है कि एक दिन उन लोगों के घर मिनी की मौसी आती है। मौसी, आप कितने दिन बाद आई हैं? ये बोलकर वो मौसी के गले लग जाती है। मिनी बेटा, मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। लड़का तो फिर भी बीवी के साथ हो जाता है, तू अकेली। अरे कितनी पतली भी हो गई है। दीदी थी तो बताती थी कि शिल्पा भी तुझे ननद की तरह ही देखती है। बेटा तू मेरे साथ चल। मिनी की आंख में आंसू आ जाते हैं। मौसी, मैं भाई के बिना नहीं रह सकती, माँ की बात वही तो है मेरा। मौसी कुछ दिन रहती है, मिनी का ख्याल रखती है और फिर अपने घर चली जाती है। शिल्पा देखती है कि आज मिनी के सर पर तेल डालने की जरूरत है। आज उसे कौन सा मनपसंद खाना बनाकर दूं ताकि वो खुश रहे, और वो खुश भी रहती है। शिल्पा को लगता है कि जहां भाई में मिनी पिता को देख रही है तो भाभी में वो माँ को देखना चाहती होगी, लेकिन उसने तो हमेशा मिनी से कंपटीशन ही रखा। फिर कुछ साल बीतने के बाद एक दिन, शिल्पा, मैंने मिनी के लिए लड़का फाइनल कर दिया है, उसे देखने जाना है। शिल्पा और पति दोनों लड़का देखने जाते हैं, जहां शिल्पा को एहसास होता है कि वो ऐसे बात कर रही है जैसे वो किसी ननद के लिए नहीं, बल्कि मिनी उसकी बेटी ही हो, उस तरह से। नहीं, मिनी को काम कम करना आता है, लेकिन वो बाहर का काम खूब कर लेती है। अरे पढ़ी लिखी है हमारी मिनी, कमाई भी अच्छी है, कभी पलट कर जवाब नहीं दिया उसने आज तक। बहुत अच्छी लड़की है। शिल्पा का पति उसे देख रहा था कि ये वही शिल्पा है जिसे मिनी पसंद तक नहीं थी। लगता है मिनी को घर से निकालने की जल्दी होगी इसे। पर अब शिल्पा बदल चुकी थी। फिर शादी तय हो जाने के बाद शिल्पा मिनी की सारी तैयारी में लग जाती है। मिनी, ऑफिस से छुट्टी ले लो ना, तुम्हारे कपड़े तो आए ही नहीं अब तक। भाभी, वो छुट्टी शादी के बाद भी लेनी पड़ेगी तो इतनी जल्दी नहीं मिल रही। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा। लेकिन अगली सुबह, मिनी, ओ मिनी। मिनी वहां आती है। मिनी ये शहर के सबसे नामचीन कपड़े वाले हैं। ये अपना सारा लेटेस्ट कलेक्शन लेकर घर आए हैं। तुझे जो पसंद है ले ले।
और ये बुटीक वाली भी मैंने घर पर ही बुला ली है। नाप और स्टाइल बताकर ऑफिस चली जाना। मिनी खुश हो जाती है। वो ढेर सारी शॉपिंग घर बैठकर ही कर लेती है और फिर नाप देकर ऑफिस चली जाती है। मिनी ऑफिस में होती है कि शिल्पा उसे वीडियो कॉल करती है। मिनी, मैं ये फुटवेयर और बैग्स देख रही हूँ, देखकर बताना क्या क्या अच्छा लग रहा है तुझे। मिनी की सारी शॉपिंग शिल्पा ऐसे ही कर देती है। फिर हल्दी मेहंदी के बाद वो दिन भी आ जाता है जब मिनी की विदाई हो रही होती है। मिनी दरवाजे में खड़ी होती है लेकिन उसे भाभी नहीं दिखती। अरे कहाँ है शिल्पा? ननद जा रही है और ये है कि भाई भाभी कहाँ है? सारे अंदर जाते हैं जहाँ कमरे में बैठी शिल्पा रो रही होती है। वो मिनी को देखकर गले लगा लेती है। मैं तुझे जाता नहीं देख सकती। छोटी सी थी जब मैं यहाँ आई, दुल्हन बनकर आई थी। तू मेरी ननद नहीं, तेरा कन्यादान देकर तो मैं तेरी माँ बन गई हूँ। सारा माहौल भावुक हो जाता है और मिनी शिल्पा के गले लग जाती। अरे गीता बेटा, जब भी आती है 5-6 दिनों के लिए ही आती है। देख इतने दिन में ना मेरा मन नहीं भरता। अरे बच्चों के साथ जी भर के खेल भी नहीं पाती हूँ। इस बार तो दामाद जी आएंगे ना तो मेरा झगड़ा होगा उनसे। अरे भाई, बिटिया की शादी कर दिए तो क्या उसके साथ रहने को भी तरस जाएंगे हम? अब साल भर तो तू ससुराल में ही रहती है, मुश्किल से 2-3 महीने में एक चक्कर लगता है तेरा, उस पर भी हमेशा जल्दी ससुराल भागने की रट लगाए रहती है। मम्मी, निखिल से झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। अरे सोने जैसा दामाद मिला है आपको। वो इतने अच्छे हैं कि कभी मुझे मायके आने से रोकती नहीं। और मैं 1 हफ्ते की जगह 1 महीने के लिए भी आऊंगी ना, तभी आपका मन नहीं भरेगा। अरे माँ का मन कभी अपने बच्चों से भर सकता है क्या? और आप तो समझती हो ना, ससुराल में मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है और उनसे मैं क्या शिकायत करूं। मैं खुद कोशिश करती हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर वापस ससुराल पहुंच जाऊं। आपको पता है ना माँ, 1 हफ्ता यहाँ रुकना मतलब ससुराल जाके 3 हफ्ते का काम करना। अरे मम्मी, शादी का मतलब ही होता है बेटी के पैरों में जंजीर बांधना। अब आपकी बेटी के पैरों में जंजीर बन चुकी है। ससुराल वाले जंजीर ना भी खींचे ना तो भी ये कैदी वापस अपने जेल में भाग कर जाएगा ही जाएगा। इतनी समझदार हो गई है मेरी बच्ची शादी के बाद। क्या करूं बेटा, समझती तो मैं सब हूँ, लेकिन ये माँ का दिल है ना, मानता नहीं है। अब लगता है अपने अकेलेपन को भरने के लिए ना मुझे एक बहू लानी ही पड़ेगी, वरना मैं बेटी के मुंह में पड़कर कहीं उसकी घर गृहस्थी ना बिगाड़ने लग जाऊं। अच्छा सुन, अगली बार आएगी ना तो तेरे लिए कुछ अच्छे से कपड़े ले लेंगे। अरे इस बार तो पूरा टाइम अपनी बातों में ही निकल गया, कहीं जा ही नहीं पाए हम लोग। माँ क्यों परेशान होती हो? मेरे पास बहुत कपड़े हैं और आपने इतना कुछ दिया है, फिर भी आपको हमेशा कम ही लगता है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। मंजुला के 2 ही बच्चे थे, बेटी गीता और बेटा वेद। यूं तो मंजुला अपने दोनों ही बच्चों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन कहते हैं ना, एक उम्र के बाद बेटियां माँ की सहेली हो जाती हैं। जहाँ बेटा वेद जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद माँ से थोड़ा गैप मेंटेन करने लगा था, वहीं गीता और मंजुला माँ बेटी से धीरे धीरे सहेलियां बनती जा रही थी। शादी की उम्र होने पर मंजुला ने गीता को विदा तो कर दिया था, लेकिन जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा गीता के साथ विदा हो गया था। हर बार गीता को ससुराल भेजते समय वो उसकी फिर से लौट कर आने के दिन गिनने शुरू कर देती थी। धीरे धीरे समय बीता और गीता 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन गई। मायके और ससुराल दोनों जगह उसे भरपूर प्यार मिल रहा था। माँ मंजुला तो जैसे उसे पलकों पर ही बिठा कर रखती। हर बार जब फोन करती उसका एक ही सवाल होता, घर कब आ रही है? मंजुला ने शादी के बाद भी गीता को कभी यह एहसास नहीं होने दिया था कि अब वो मायके का हिस्सा नहीं रही, लेकिन बढ़ते परिवार के कारण गीता अब अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने लगी थी। देखते ही देखते कैसे इतना समय बीत गया पता ही नहीं चला। वेद अब शादी के लायक हो गया है, गीता भी अपने परिवार में व्यस्त रहती है। मेरे अकेलेपन के कारण उसे भी जल्दी जल्दी अपने घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर मुझसे मिलने के लिए आना पड़ता है। शायद समय आ गया है कि मैं वेद के लिए एक प्यारी सी दुल्हन ले आऊं, ताकि मेरा मन भी लगा रहे और गीता भी अपने परिवार और बच्चों को पूरा समय दे सके। गीता की शायद किस्मत अच्छी थी कि उसे अपने बेटे वेद के लिए बेटी गीता की ही जैसी प्यारी और सुशील लड़की सुरभि मिल जाती है। शादी के बाद, मम्मी जी ये देखिए ना, मैं आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ, बताइए तो आपको कैसी लगी? अरे वाह बेटा, खूब खुश रहो।
भगवान तुम्हें खूब लंबी उम्र दे। अरे मेरी बहू पहली बार साड़ी लेकर आई है, इसमें ना पसंद होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। इस साड़ी को पहनकर मैं पूरे मोहल्ले को दिखाने वाली हूँ कि देखो मेरी बहू ने गिफ्ट की है। थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं। नहीं बेटा, जब बहू अच्छी होती है ना तो सास भी अपने आप अच्छी हो जाती है। अरे बच्चे, तूने मेरे बारे में इतना सोचा, बाजार जाकर अपने साथ साथ मेरे लिए भी शॉपिंग करके लाई, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तेरी लाई हुई साड़ी को खुशी खुशी एक्सेप्ट करूं। सुरभि ने सास की तरफ एक कदम बढ़ाया था। बदले में सास मंजुला ने जैसे आगे बढ़कर सुरभि को गले लगा लिया था। मम्मी जी, मेरा ना गोलगप्पे खाने का मन हो रहा है, आप चलेंगे मेरे साथ? वेद को फोन किया तो बोल रहे हैं उन्हें ऑफिस से आने में लेट हो जाएगा। अरे क्यों नहीं बेटा, अब ये छोटी मोटी चाट पकौड़े खाने के लिए भी तुझे वेद के आने का इंतजार करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। आज से हम दोनों गोलगप्पे पार्टनर हुए। अब से ना हफ्ते में 2 बार हम दोनों चाट खाने चला करेंगे। बोल मंजूर? बिल्कुल मंजूर। छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए सुरभि और मंजुला एक दूसरे के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गए थे। उन दोनों की दोस्ती गुजरते वक्त के साथ और भी गहरी हो गई थी। मंजुला सुरभि की घर के कामों में मदद करती और जब काम खत्म हो जाता तो दोनों सास बहू घंटों बैठकर गप्पे मारती और टीवी देखते। इतना ही नहीं, वेद और सुरभि अक्सर डिनर के लिए जाते तो अपने साथ मंजुला को भी लेकर जाते। नई बहू सुरभि ने ससुराल में अपनी जगह बहुत अच्छे से बना ली थी। परिवार में सभी खुश थे। क्योंकि अब मंजुला भी बहू के साथ खुश रहती थी, इसलिए वो बेटी गीता को ज्यादा परेशान नहीं करती थी और ना ही उसे बार बार मायके आने की जिद किया करती थी। गीता बेटा, भगवान की बड़ी कृपा रही मुझ पर कि मुझे बिल्कुल तेरे जैसी बहू देती। अब बेटी जैसी बहू घर आ जाती है ना तो घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाता है। अब बस एक ही बात की कमी है मेरे जीवन में। जल्दी से कान्हा जी बाल गोपाल दे दे सुरभि को, तो मैं भी पोते पोतियों में खेलूं और अपना बुढ़ापा सुख से बिताऊं। हाँ तो मम्मी बात करो ना भाभी से, अब तो उनकी शादी को 2 साल भी होने वाले हैं और कितना वेट कराएंगे आपको। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ, एक बार ना बहू से बात करके देख लेती हूँ। वैसे आजकल की लड़कियां ना जल्दी से बच्चों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती। मन में झिझक होगी ना कि बच्चों के चक्कर में पड़ जाएगी तो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगी। मैं उसे समझा दूंगी कि वो चिंता ना करे। अरे बच्चे संभालने के लिए मैं हूं ना, इसी बहाने मेरा भी समय कट जाएगा। बेटी से बात करने के बाद मंजुला फोन रख देती है और बहू सुरभि के पास जाती है। सुरभि बहू, तुम्हारी शादी को 2 साल से ऊपर हो गए बेटा। नई शादी में तो देखो हम समझते हैं कि पति पत्नी को एक दूसरे को समझने के लिए समय चाहिए होता है, लेकिन अब तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। तुम भी घर में अच्छे से घुल मिल गई हो। अब अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोचो। कुछ चीजें ना समय से होती हुई ही अच्छी लगती है। सास की बात सुनकर सुरभि थोड़ी सी झेंप गई थी। अरे शर्मा रही हो क्या? बेटा मैं तो तुम्हारी माँ हूं ना, मुझसे क्या शर्माना। मंजुला को लगा था कि बहू सुरभि को समझाने के बाद शायद जल्दी ही वो खुशखबरी उसे सुना देगी, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी सुरभि ने ऐसी कोई खुशखबरी अपनी सास को नहीं सुनाई थी। कुछ महीनों के बाद, अरे मम्मी, तुम तो कह रही थी कि तुम अब पोते पोती खिलाना चाहती हो, लेकिन अभी तक भी भाभी ने कोई गुड न्यूज नहीं सुनाई। क्या बात है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार आप बात करो ना। अरे बेटा तू ऐसी बातें मत कर, मेरा तो जी घबराने लगता है। आजकल वैसे ही हर चौथे घर में देखो नई नवेली दुल्हनों को बच्चे नहीं हो रहे। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है। मैं कल ही बात करती हूँ बहू से। अगले दिन फिर से मंजुला बहू सुरभि से बच्चों के बारे में बात करती है। देखिए माँ जी, बार बार बच्चों के बारे में कहने से कोई फायदा नहीं है। मेरा अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, और वैसे भी बच्चे कब होंगे, कितने होंगे, ये तो पति पत्नी का आपसी मामला होता है। इसके बीच में आप ना पड़े तो ही बेहतर होगा। मंजुला बहू सुरभि का जवाब सुनकर बहुत हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुरभि उससे इस तरह भी बात कर सकती है। अरे बेटा तू तो मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही है। मैं तो बस इतना कहना चाहती थी कि देखिए माँ जी, आप मेरे ऊपर दबाव बना रही हैं। मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ, आप मेरे ऊपर दबाव बनाना बंद कर दीजिए। बल्कि मैं तो यही कहूंगी कि आज के बाद आप इस बारे में मुझसे बात ना करें तो ही बेहतर होगा। इतना कहकर सुरभि वहां से उठकर चली जाती है। मंजुला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर माजरा क्या है। कुछ दिन इंतजार करने के बाद आखिर वो बेटे वेद के पास जाती है। देख बेटा वेद,
बड़ी दुविधा के साथ मैं तुझे ये बात कह रही हूँ। तुम्हारी शादी को काफी लंबा समय बीत गया है बेटा। ऐसा भी नहीं कि शादी बहुत कम उम्र में हो गई हो तो तुम ये कहो कि भाई अभी तुम बच्चों के लिए तैयार नहीं हो। बेटा ज्यादा देर मत करो, मेरी मानो तो एक बच्चा प्लान कर लो। मैंने तो बहू से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो हर बार झड़क देती है, जैसे कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। अब चिंता मत करो माँ, मैं उससे बात करता हूँ। मंजुला को काफी उम्मीद थी कि उसकी बात बहू चाहे सुने या ना सुने, लेकिन वेद की बात को तो वो कम से कम नहीं टालेगी। लेकिन इस बार भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता और महीनों बीतने के बाद भी बहू सुरभि कोई खुशखबरी नहीं सुनाती। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर प्रॉब्लम क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरभि के घर वालों ने मुझे अंधेरे में रखकर ये शादी की हो और इसी में कोई कमी हो। बेटा देख, मैं तेरी माँ की तरह हूँ। अगर कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताना बेटा। मैं तुझे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी। और मैं ना उन औरतों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो बच्चे ना होने का पूरा दोष बहू के माथे मर देती है। लेकिन बेटा मेरा बस इतना कहना है कि तुम कम से कम बताओ तो सही कि समस्या क्या है, तभी तो हम कोई सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे ना। अरे माँ जी, मैंने कहा ना मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं हुई है मुझे। मैंने कह दिया मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। सुरभि एक बार फिर से सास को झड़क कर चली गई। बस अब बहुत हो गया, इस बहू ने बहुत तमाशा कर लिया। आज मैं वेद से साफ साफ बात करूंगी, या तो अपनी बीवी को समझाए वरना मैं इसके माँ बाप को बुलाकर अब फैसला करने वाली हूँ। अरे ऐसे कैसे चलेगा? इसकी जिद के कारण मेरा बेटा तो बेऔलाद रह जाएगा ना। मंजुला गुस्से में अपने बेटे वेद के पास जाती है। वेद बेटा बिल्कुल सच सच बता, ये बच्चा न करने की बात में तेरी भी रजामंदी है या सिर्फ बहू की जिद है? देखो माँ, मैं भी चाहता हूँ कि अब हमारे घर एक बच्चा हो, लेकिन सुरभि मानने को तैयार ही नहीं है। जब भी मैं इस बारे में बात करता हूँ हमेशा कहती है बच्चे को छोड़कर और कुछ भी मांग लो मुझसे, मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस बच्चे की बात मत करना। अब आप ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ? बेटा तो इसका पति है, मुझे ऐसा लगता है जरूर बहू के मन में कोई बात है जिसे बताने से वो घबरा रही है। तो विश्वास में लेकर सारी सच्चाई उससे पूछना। जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो बच्चों के लिए मना कर रही है। मैं ऐसा मान ही नहीं सकती कि मेरी इतनी प्यारी बहू बच्चे ना चाहती हो। अरे मैंने खुद उसे छोटे छोटे बच्चों को प्यार से दुलारती हुए देखा है, और ऐसी कौन सी औरत होगी जो ये ना चाहती हो कि उसके घर संतान ना पैदा हो और उसे माँ बनने का सुख ना मिले। माँ की बात सुनकर वेद को भी एहसास होता है कि शायद उसकी पत्नी सुरभि वाकई किसी बहुत बड़ी दुविधा में है। देखो सुरभि, तुमने कहा तुम्हें अभी बच्चा नहीं चाहिए, मैंने तुम्हारी बात को मान लिया, लेकिन अब तुम कह रही हो कि तुम कभी भी बच्चा नहीं चाहती। तुम ही सोचकर बताओ, क्या मेरी इच्छा नहीं होगी कि हमारे घर बच्चे की किलकारी गुंजे, कोई नन्हे नन्हे कदमों से मेरी ओर आए और पापा पापा कहकर बुलाए? वेद की बात सुनकर सुरभि रोने लगती है। देखो तुम्हें मेरी कसम है, बिल्कुल सच सच बताओ, आखिर तुम्हारे मन में है क्या, हुआ क्या है? मैं वादा करता हूँ तुम्हारा ये राज मुझ तक ही रहेगा। एक दिन की बात है, आप ऑफिस गए हुए थे और माँ जी गीता दीदी के यहाँ, मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। अचानक से सफेद वस्त्र पहनकर लंबी लंबी सफेद दाढ़ी वाले बाबा ने हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दी और मुझसे पानी मांगा। पानी पीकर उन्होंने कहा, बेटा जैसे तूने जल पिलाकर मुझे सुख दिया है, मैं भी तेरे ऊपर आने वाले एक बहुत बड़े संकट का उपाय तुझे बताता हूँ। तेरे माथे की लकीर को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तू अपनी सास से बहुत प्रेम करती है, अपनी माँ से भी अधिक प्रेम है तुम्हारे मन में उनके लिए, है ना? तो मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तेरी होने वाली पहली संतान के जन्म पर तेरी सास का निधन हो जाएगा। तेरी सास कभी भी अपने पोते या पोती को अपनी गोद में नहीं खिला पाएगी। यदि तू अपनी सास को स्वस्थ और लंबा जीवन जीते हुए देखना चाहती है तो अपनी संतान को कभी भी इस दुनिया में लेकर मत आना। इतना कहकर वो बाबा अलख निरंजन करते हुए वहां से चले गए। बस इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारे घर बच्चे का जन्म हो। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की होने के बाद भी ऐसी अंधविश्वास वाली बातों में भरोसा करती हो? और मैं भी तो देखो, ऐसा कौन सा बाबा है जिसे जन्म मृत्यु सबका पहले से ही ज्ञान है? ऐसे मजाक मत उड़ाओ। वो बहुत पहुंचे हुए बाबा थे, तभी तो उनको मेरा मस्तक देखकर पता चल गया कि मैं माँ जी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जरा पता निकालता हूँ कि आखिर वो कौन सा बाबा है जिसे तुम्हारे भविष्य के बारे में इतनी जानकारी है।
मुझे तो लगता है तुम्हारे साथ कुछ फ्रॉड हुआ है। घर के दरवाजे पर लगी सीसीटीवी फुटेज निकालकर वेद उससे बाबा का फोटो निकलवाता है और पास के ही थाने में उस फोटो को दे आता है। कुछ दिनों बाद पुलिस के हत्थे एक बाबा लग जाता है। हाँ, यही थे वो बाबा जी जिन्होंने मुझे कहा था कि हमारी संतान के जन्म से माँ जी की मृत्यु हो जाएगी। क्यों भाई बाबा जी, अंधविश्वास फैलाते हो? अच्छा आप ऐसा करो, बहुत ज्ञानी हो ना, हम सबका भविष्य भूत वर्तमान सब बताओ, हम भी तो देखें कितनी शक्तियां हैं आपके पास। अरे मैं कोई भूत भविष्य बताने वाला बाबा नहीं हूँ। मैं तो घर घर शनिवार के दिन तेल मांगा करता था, लेकिन एक दिन एक औरत मेरे पास आई और उसने मुझे एक एड्रेस देकर कहा कि मैं वहां जाकर इनसे वो सारी बातें कहूँ, और उसके बदले में उसने मुझे 5,000 दिए थे। क्या एक औरत ने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा था? कौन थी वो औरत? अब मुझे नहीं पता। हाँ, उसने अपना नाम गीता बताया था। गीता का नाम सुनकर वेद के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। घर पहुंचकर माँ, आपका गुनहगार मिल गया है, जिसकी वजह से आप आज तक पोते के सुख से वंचित रही। जानना चाहती हैं कौन है वो? क्या हुआ बेटा, बताना कौन है गुनहगार? आपकी बेटी ने एक बाबा को पैसे देकर हमारे घर भेजा था, ताकि वो बाबा सुरभि को आपकी मौत के बारे में कहकर डराए और हमारे घर कभी भी बच्चे का जन्म ना हो। अब आपकी बेटी ऐसा क्यों चाहती थी, ये वो अपने मुंह से बताएगी। बताओ दीदी, आपने ये सब क्यों किया? हाँ, मैंने भेजा था उस पापा को, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि माँ को पोता पोती मिले और वो मेरे बच्चों को और मुझे बिल्कुल भूल जाए। अरे कितना प्यार करती थी माँ मुझे। हर 10वें दिन माँ की घर आजा की रट लग जाती थी। मेरे बच्चों को इतने तोहफे, चॉकलेट, मिठाइयाँ भिजवाती थी। लेकिन जब से भैया की शादी हुई, माँ ने तो मुझे पूछना ही छोड़ दिया। बस अपनी बहू में बिजी हो गई। मैं जानती थी अगर तुम्हारा बच्चा हो गया तो मेरे बच्चों का अधिकार भी मर जाएगा। बस इसलिए मैंने ये षड्यंत्र रचा। बेटियों का अपना घर संसार होता है और मुझे इस बात का एहसास था कि मैं इस तरह रोज रोज फोन करके मायके बुलाकर तेरे घर संसार में दखल दे रही हूँ। बस इसीलिए बहू के आने के बाद मैंने अपनी दखल अंदाजी थोड़ी सी कम कर दी थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं तुझे या तेरे बच्चों को भूल गई हूँ बेटा। माँ के लिए तो सारे बच्चे हमेशा एक समान होते हैं और वो घर में अभी नई नई आई है। उसे मेरे प्यार की तुम दोनों से ज्यादा जरूरत है और तुमने ये अर्थ निकाला। मुझे शर्म आती है कि तू मेरी बेटी है। दीदी को माफ कर दीजिए माँ जी, जो हुआ सो भूल जाइए। हम सब लोग एक परिवार हैं। बस आशीर्वाद दीजिए कि आगे से हम सभी के बीच में कोई भी गलतफहमी ना आए। भाभी की बात सुनकर गीता भी अपनी माँ और भाभी से माफी मांग लेती है और ठीक 1 साल बाद सुरभि एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है।